हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रतिवर्ती धारा। तो प्रतिवर्ती धारा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो आज हम सभी एसी का जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन सभी का शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद इस चैप्टर से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ लिखा गया वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, और इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में बिहार बोर्ड अभी तक जितना भी पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आज इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा बढ़िया से समझ लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो या इस चैप्टर का क्वेश्चन या कहीं का भी क्वेश्चन हो। ओके, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात हमें क्या पढ़ना होता है? प्रतिवर्ती धारा। यदि आप प्रतिवर्ती धारा के बारे में समझ लिए तो प्रतिवर्ती वोल्टता, प्रतिवर्ती ईएमएफ, इस तीनों के बारे में सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, चलिए तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है पढ़े होंगे लोग। वो ऐसी विद्युत धारा जो क्या होती है कि निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा आई बराबर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसको हमेशा लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। ध्यान देंगे, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो हम यही लेके चल रहे हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ आई क्या है तो लिखेगा आई क्या है? टी समय पर प्रतिवर्ती धारा, क्योंकि प्रतिवर्ती धारा का मान अलग अलग समय पर अलग होगा। तो यहाँ पर टी समय पर प्रतिवर्ती धारा क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है? तो आई नॉट क्या है? इस प्रतिवर्ती धारा का अधिकतम मान है, जिसे क्या बोला जाता है? शिखर धारा भी बोला जाता है। तो यहाँ लिखा गया प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान यानी अधिकतम मान। ओके, ओमेगा, ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। तो बाई द वे कोणीय आवृत्ति दिया है और आपको निकालना है आवृत्ति। क्या निकालना है? आवृत्ति। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा बाई 2 पाई, और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टी। तो जहां न्यू क्या होता है तो न्यू आवृत्ति होता है, और टी क्या होता है? आवर्तकाल होता है। ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा के बारे में बताइए, कोणीय आवृत्ति होता है। क्या होता है? कोणीय आवृत्ति। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूला देख लिया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और न्यू बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, और यहाँ पर 1 बाई टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है एक आवर्तकाल यानी एक चक्र में, समझिए प्रतिवर्ती धारा का ये क्या है? ग्राफ है। तो एक आवर्तकाल यहाँ से यहाँ तक बात करें या यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये सब क्या है? एक आवर्तकाल है या एक चक्र की बात करते हैं। एक चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान, माध्यमान यानी औसत मान। तो यहाँ लिखा गया माध्यमान बोले या औसत मान बोले, इसे हम आई बार लिख सकते हैं, इसको ऐसा सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, या यहाँ पर आई मीन लिख सकते हैं आई ए भी। ए भी माने एवरेज, ए भी माने क्या हो? एवरेज। तो हम ये वाला साइन यूज कर रहे हैं आई बार। तो आई बार माने क्या हुआ? प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान एक आवर्तकाल में कितना होता है? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? तो जितना चीज पॉजिटिव है उतना ही चीज निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव निगेटिव समान मात्रा में जुड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? जीरो आता है, इसलिए क्या होगा? जीरो। ओके, परंतु मान लीजिए हम अर्ध चक्र की बात करें, सिर्फ आधा चक्र में, तो क्या आधा चक्र में औसत मान शून्य होगा? नहीं होगा। क्या लिखा गया है? अर्ध आवर्तकाल यानी अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में आई माने माध्य धारा का मान क्या होगा? प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होगा 2 आई नोट बटा पाई, 2 आई नोट बटा पाई। तो जहाँ आई नोट क्या है तो यहाँ आई नोट के बारे में बताया जा चुका है, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। क्या है? प्रतिवर्ती धारा शिखर मान है। जब 2 बटा पाई को सोल्व करेंगे तो इसका मान लगभग है 0.636, और यह आई नोट है तो आई नोट आई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा गया प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे शॉर्ट में लिखते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट यानी आई की बात कर रहे हैं। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS बराबर आई नोट बाई रूट 2, और जब यहाँ पर 1 बाई रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707। अरे आई नोट है तो आई नोट। बता दें आपको, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है ना, तो वर्ग माध्य मूल मान को आभासी मान भी बोलते हैं। तो चूंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, इसे आभासी धारा बोलेंगे। बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होगा तो उसे आभासी बोल्टता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभासी बोल्टता। तो IRMS को हम आभासी धारा भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में सब बोलता है आभासी धारा का मान ज्ञात करो, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? IRMS का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये रहा प्रतिवर्ती धारा के बारे में। अब बाई द वे मान लेता है कि प्रतिवर्ती बोल्टता, कुछ नहीं करना, जहां जहां आई वहां भी लिख दें। क्या लिख देंगे? भी। तो भी बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिवर्ती बोल्टता, जहां धारा वहां बोल्टता लिख देंगे, प्रतिवर्ती बोल्टता का शिखर मान हो जाएगा। सब चीज सेम टू सेम प्रोसीजर चलेगा। मान लीजिए आपसे पूछे एक आवर्तकाल में प्रतिवर्ती बोल्टता का औसत मान क्या होगा? शून्य होगा। एक आवर्तकाल में, सॉरी अर्ध आवर्तकाल में प्रतिवर्ती बोल्टता का माध्य मान क्या होगा? तब क्या बोलेंगे? 2V नॉट, जहां आई होगा लिख देंगे, V लिख देंगे। आपसे बोले VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? V नॉट बाई रूट 2। तो सब चीज सिमिलर चलने वाला है। ओके, चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया यहाँ पर प्रतिवर्ती बोल्टता। क्या लिखा गया यहाँ पर? प्रतिवर्ती बोल्टता। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V बार बराबर 0। ये 0 कब होगा? यह एक आवर्तकाल में होगा। क्या होगा? एक आवर्तकाल में होगा, पूरे एक टाइम पीरियड में होगा। ये वाला कब होगा?
अर्धवर्तकाल यानी T/2 में होगा। ओके चलिए, यानी कि VRMS बराबर V0/√2, ये सब चीज सेम टू सेम चल रहा है। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल की बात करें तो क्या होगा, E बराबर E0 sin ω t। ई बार ये भी क्या है, एक आवर्तकाल में है, ये वाला क्या है अर्ध आवर्तकाल में, सब सिमिलर चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। ERMS इक्वल टू V0/√2। यदि कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो उस टाइप का अन्य फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होता। यदि आपको याद है IRMS बराबर I0/√2 तो पूछ दे ERMS क्या होगा तो बोलेंगे E0/2। ओके चलिए, ये सब रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पढ़ते हैं, ये लिखा गया प्रतिबाधा आरेख। तो प्रतिबाधा क्या होता है, तो एसी परिपथ में हो सकता है प्रेरित्र जुड़ा हो सकता है कि संधारित्र जुड़ा हो सकता है प्रतिरोधक जुड़ा हो, तो कुछ भी जुड़ा हो, उसका जो परिणामी रुकावट होता है ना, रिजल्टेंट जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो प्रतिबाधा आरेख लिखा गया। यदि आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं ना तो बहुत सारा फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है ये प्रतिबाधा आरेख है। तो प्रतिबाधा आरेख के आधार पर क्या है, प्रतिरोध है, इसका कोण पर क्या है, कोण प्रतिबाधा, इसे जेड लिखते हैं लोग। और यहाँ पर ये जो लंब है, लंब क्या है, तो लंब है प्रतिघात। क्या है, प्रतिघात। तो प्रतिघात जो होता है दो प्रकार होता है, एक होता है प्रेरणकीय प्रतिघात, एक होता है धारितीय प्रतिघात। तो धारिता वाला जो प्रतिघात है तो हम लिखते हैं XC, और जो प्रेरकत्व वाला प्रतिघात है तो हम लिखते हैं XL। क्या लिखते हैं, XL। और जब परिपथ में दोनों रहता है तो रिजल्टेंट कैसे आता है, तो एक दूसरे को माइनस करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत काला में होते हैं। आप इसको जब चैप्टर पढ़े हुए तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे XC माइनस XL। तो तीन कंडीशन उत्पन्न हो सकता है कि XC बराबर XL। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, यानी वहां पर प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का रिजल्टेंट जो प्रतिघात आता है वो शून्य हो जाता है। उस स्थिति में खाली क्या काम करता है, आर काम करता है। तो ये हालांकि अनुनाद की स्थिति में पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद। जब XC बराबर XL होता है तो परिपथ किस स्थिति में होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है। हो सकता है XC का मान XL से बड़ा हो, तो इस समय क्या होगा, इस समय इस पूरा परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हम बोल सकते हैं प्रभावी धारितीय प्रतिपथ। किसका प्रभाव इसमें ज्यादा रहेगा, धारिता ही ज्यादा रहेगा। XL का मान ज्यादा रहेगा तो प्रेरित्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ओके, तो यदि धारिता का प्रभाव ज्यादा तो बोलते हैं धारितीय प्रभावी परिपथ। जब XL का मान ज्यादा होता है तो बोलते हैं प्रेरकीय प्रभावी प्रतिपथ, और जब दोनों बराबर होता है तो उसे बोलते हैं अनुनादी परिपथ। ओके, तो तीन सिचुएशन उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए खैर इसको समझते हैं। अभी आप समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं, आधार में दिया R, तो R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। फाई क्या है तो कलांतर है। XC क्या है तो लिखा है XC क्या है, धारितीय प्रतिघात है। XL क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है। और Z क्या है, प्रतिबाधा है। और आपको बता दें प्रतिबाधा, धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात हो चाहे प्रतिबाधा हो, इन सबका ऐसा ही मात्रक से मतलब। यहाँ लिखा गया प्रतिघात, प्रतिघात को हम लिखते हैं X। क्या लिखते हैं, प्रतिघात को हम लोग क्या लिखते हैं, X लिखते हैं। क्या लिखते हैं लोग, X लिखते हैं। यदि प्रेरकीय प्रतिघात है XL लिख देंगे, धारितीय है तो XC लिख देंगे। तो प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा तीनों का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या होता है, प्रतिघात के सही मात्रक क्या होता है। हालांकि जनरली प्रतिरोध तो सबको याद रहता है, तो आपको पढ़ने के बाद आपको याद जरूर याद रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया अब लिखा है XC। XC क्या है, तो यहाँ लिखा गया है धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ω, 1/ω। अब तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपसे कभी हम मान लीजिए आपसे पूछ दिए ऐसा 1/ω का सही मतलब क्या होता है, बोलेंगे ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। ओके, और यहाँ लिखा है XL बराबर ω_L। तो XL क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है ω_L। ओमेगा क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। L क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। C क्या होता है, धारिता होता है। ओके, तो ω_C 1/ω_C क्या होता है, XC, और यहाँ पे XL आ गया। ओके, ये रहा फॉर्मूला। अब यदि इस डायग्राम को देख कर आपसे पूछे Z का मान क्या हुआ, Z, तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में Z कैसा काम कर रहा है, कौन की तरह काम कर रहा है। कौन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखा है Z बराबर अंडर रूट आधार, आधार का मान कितना है R, तो R स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान क्या है XC माइनस XL, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो आप XL माइनस XC निकाल कर स्क्वायर करें, चाहे XC माइनस XL निकाल कर स्क्वायर करें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, अब इसके बाद एक लाइन लिखा गया R स्क्वायर तो R स्क्वायर। अब तो XC का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देख रहे हैं 1/ω_C, तो जहाँ XC1 लिख सकते हैं 1/ω_C माइनस XL क्या लिख सकते हैं, ओमेगा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, ये रहा Z का फॉर्मूला। तो अब इस डायग्राम को देखकर फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट, लिखा गया शक्ति गुणक। तो शक्ति गुणक क्या होता है, तो cos फाई को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणक। cos फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक। हालांकि आप परिभाषा पढ़ेंगे लोग, किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति व्यय और आभासी शक्ति व्यय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक। तो जब उस अनुपात को सॉल्व करते हैं ना तो क्या आता है, cos फाई आता है। क्या आता है, cos फाई, आप उसे याद कर लेंगे। शक्ति गुणक का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। तो इसमें देखिए फोटो में R कहाँ पर है, आधार के रूप में है, Z कहाँ पर है, कोण के रूप में है। तो आप बताइए आधार बटा कोण क्या होता है, सही से सोचिए। cos फाई निकालना है, cos फाई,
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एस होता है, आधार बटा कोण होता है, आधार कितना है आर तो आर, कोण कितना है जेड तो जेड, आर बटा जेड आ गया। ओके, तो अब इतना याद रखिए कि शक्ति गुणा का फॉर्मूला होता है कॉस फाई, और कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बटा जेड। ओके, तो ये रहा प्रतिबाधा आर के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ क्या दिया है, कुछ देर पहले बताए भी थे एक्सी और एक्सएल में 3 सिचुएशन आ सकता है, दोनों बराबर हो सकता है, कोई एक बड़ा हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ लिखा गया है विद्युतीय अनुनाद की स्थिति में एक्ससी बराबर क्या होता है, एक्सएल होता है, एक्सी बराबर क्या होता है, एक्सएल होता है, ये बात जान लीजिए। तो कभी कभी एग्जाम में आता है विद्युतीय अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, ऑप्शन ए एक्सी का मान एक्सएल से बड़ा होता है, एक्सएल का मान एक्सी से बड़ा होता है, कि दोनों बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा, दोनों बराबर होता है। अब बोला गया और प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, जाहिर सी बात है जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, हम लोग पढ़े हैं लोग। अब आप बताइए जब ये दोनों बराबर होगा तो डिफरेंस कितना है, जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट गया तो कितना गया आर, कितना गया आर, तो जेड का मान आएगा आर। अभी जो प्रतिबाधा है उसका मान आ रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, कि उसमें इसके कारण रुकावट खत्म होता है, रुकावट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो अब देखिए जब प्रतिबाधा यानी रुकावट का मान न्यूनतम हो गया तो धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा, सिंपल सी बात है। तो लिखा गया है न्यूनतम हो जाती है, जिसके कारण धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, धारा का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे भी आ चुका है, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नॉन ऑफ दिस, तो क्या बोलेंगे, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रतिबाधा का मान कम हो जाता है। तो हम जानते हैं जब रुकावट का मान कम होगा तो धारा का मान कम फॉर्म में बढ़ेगा। ओके, चलिए 13। अब एक काम करते हैं, स्टॉर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा गया, एक्सी बराबर एक्सएल। अब एक्सी बराबर एक्सएल को सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। तो लिखा गया यहाँ पर एक्सी बराबर एक्सएल। अब आप बताइए एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ पहले पढ़े चलो, 1/ओमेगा c, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। अब देखिए यहाँ से ओमेगा का मान निकाल सकते हैं, ओमेगा का मान, तो ओमेगा एक काम करते हैं, ओमेगा 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 इधर करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 इसको इधर कर दें, सीएल क्या हो जाएगा 1/CL, तो सीएल लिखे चाहे एलसी लिखे बात है के, और यहाँ ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना आएगा, स्क्वायर इधर रूट होगा, अंदर रूट 1/CL बराबर ओमेगा। तो इस तरह ओमेगा का मान कितना आ गया, 1/√CL। ओके, अभी जो ओमेगा मिला है, ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, कोणीय वृत्ति है। ये कोणीय वृत्ति कब का है, अनुनाद की स्थिति में। तो अनुनाद की स्थिति में जो कोणीय वृत्ति होता है ना, उसे बोलते हैं अनुनादी कोणीय वृत्ति। हम आर लिख देंगे, आर मतलब क्या हुआ, रेजोनेटिंग। ओके, तो ये क्या है, ओमेगा आर मानी क्या हुआ, कोणीय अनुनादी आवृत्ति, कोणीय अनुनादी आवृत्ति बोल सकते हैं, अनुनादी कोणीय वृत्ति। तो यहाँ पर ओमेगा है अनुनादी कोणीय वृत्ति, तो अनुनादी कोणीय वृत्ति का मान क्या होता है, 1/√CL, 1/√CL। अब देखिए ये कोणीय वृत्ति है, आप समझिए हम आवृत्ति पूछ दिए, क्या पूछ दिए, आवृत्ति। अब आप बताइए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े लोग, न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा/2 ओमेगा/2। तो हमको निकालना क्या है, अनुनादी आवृत्ति, यहाँ आर लिख देंगे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब आप बताइए यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर है ओमेगा आर, तो ओमेगा आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, निकल लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पर 1/√CL, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इस तरह का किसका फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया अनुनादी कोणीय वृत्ति और ये मिल गया अनुनादी आवृत्ति। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के 2 घटक होते हैं। अब बता दें IRMS के मान कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक होता है फाई की और एक होता है फाई से अधिक। तो जो इधर तोड़ेंगे तो कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर, IRMS कोण को लाते हैं तो कॉस लेते हैं तो कॉस फाई आएगा, इसके लंबवत इधर आएंगे तो क्या आएगा, इस यहाँ से इधर तो क्या आएगा, IRMS साइन फाई। ओके, अब बता दें तो IRMS से 2 घटक होते हैं, होता है IRMS cos फाई, होता है IRMS sin फाई। तो इस घटक को हमें पता है क्या बोलते हैं, कार्यकारी घटक। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्यकारी घटक। कार्यकारी घटक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस घटक के कारण परिपथ में शक्ति व्यय होता है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कार्यहीन धारा। इसे क्या बोलते हैं लोग, कार्यहीन घटक, कार्यहीन घटक। तो कार्यहीन घटक बोले या वाटहीन घटक बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो वाटहीन घटक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कंपोनेंट के कारण कोई शक्ति व्यय नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर क्या मिला, IRMS cos फाई को हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय। तब जानते हैं औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। तो जनरली एसी परिपथ में V का मान क्या लेते हैं, VRMS लेते हैं। तब यहाँ पर लिखा गया VRMS, परंतु धारा का मान क्या ले, IRMS नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या लेंगे धारा पर, तो धारा में कार्यकारी धारा कौन सा है, IRMS cos फाई लेंगे, IRMS cos फाई। तब यहाँ पर लिखा गया VRMS इंटू IRMS cos फाई। तो P एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इंटू IRMS cos फाई। अब हम बात करते हैं कि VRMS, तो क्या हम VRMS को लिख सकते हैं V0/√2, IRMS को क्या लिख सकते हैं
आई नॉट बाई रूट 2, यहाँ cos पाई है तो cos पाई। अब रूट 2 इंटू रूट 2 कितना है 2 आएगा, तो यहाँ लिखा गया 1/2 वी नॉट आई नॉट cos पाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रहे तब अगला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते ये रहा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी कुछ देर पहले पढ़े चलो अनुनादी कोणीय आवृत्ति फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। यहाँ लिखा है अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, ओमेगा आर इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते क्या लिखा है, विशेषता गुणांक। लिखा गया विशेषता गुणांक, इसे क्या बोलते हैं, क्यू गुणांक भी बोलते हैं। तो लिखा है अनुनाद की स्थिति में, ध्यान दीजिए अनुनाद की स्थिति में क्यू गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू VC बटा VR या VL बटा VR। इन ऊपर VC भी ले सकते हैं, VL भी। इसमें VC क्या है और VR क्या है, तो V माने विभवांतर और C आ गया C माने क्या हुआ, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, VR मतलब प्रतिरोधों के सिरों के बीच कार्यरत विभवांतर। तो आप क्यू गुणांक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब बोल सकते हैं अनुनाद की स्थिति में किसी ऐसी परिपथ में संधारित्र के सिरों के बीच कार्यरत विभवांतर या प्रेरित्र के सिरों के बीच कार्यरत विभवांतर तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच कार्यरत विभवांतर के अनुपात को क्यू गुणांक कहा जाता है। ओके, चलिए अब इसको आप सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करना सेम आएगा फिर। तो क्यू का फॉर्मूला क्या आता है, 1/r√L/c, जहाँ r क्या है, L क्या है, C क्या है, आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्यू गुणांक का फॉर्मूला। चलते हैं आगे। देखिए ये जो यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको भरना सीख लिए ना तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चार्ट से हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायग्राम को भरते हैं। यहाँ लिखा गया एसी परिपथ, तो एसी परिपथ में क्या कर सकता है, तो मान लीजिए कोई एसी स्रोत है, हो सकता है इसमें क्या जुड़ा है, कोई प्रतिरोधक जुड़ा, तो इसे बोलेंगे आर परिपथ। हो सकता है आर के साथ साथ क्या हो, सी भी आ जाए, तो आरसी परिपथ। तो ऐसे करे क्या क्या एसी परिपथ हो सकता है, तो यहाँ पर सब लिखा गया। हो सकता है आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, आरसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ। ऐसे करे कोई भी परिपथ हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें कोई भी परिपथ है तो आपको ये सभी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध, तो आर परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा, इसमें सिर्फ आर ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आर, ध्यान देंगे। तो बताइए आर परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा। एल परिपथ में सिर्फ एल होगा, तो आर का मान 0 होगा, सी एल में 0 होगा। इसमें आर है तो आर होगा, इसमें आर है तो आर होगा, इसमें आर नहीं है 0, इसमें आर है तो आर होगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक्स, एक्स माने प्रतिघात, तो एक्स सी के कारण भी प्रतिघात होता है, एक्स एल के कारण भी होता है, दोनों रहता है, दोनों कारण होता है। तो जब दोनों आता है तो दोनों का अंतर लेते हैं। तब चलिए इसमें देखिए तो क्या है कि इसमें कोई एक्स वाला है, ना ही सी है ना ही एल है, यानी 0। इसमें क्या है एल, तो सिर्फ इसमें एक्स एल का प्रभाव रहेगा, इसमें सिर्फ एक्स सी का प्रभाव, यानी क्या होगा, धारितीय प्रतिघात होगा। इसमें एल है सिर्फ, तो एक्स एल होगा। इसमें आर, इसमें सिर्फ सी दिखाई दे रहा है, क्या होगा, एक्स सी होगा। यहाँ पर एल और सी दोनों है, तो दोनों होगा, तो दोनों होता है, क्या अंतर लेते हैं, एक्स सी माइनस एक्सएल निकालिए, चाहे एक्सएल माइनस एक्सएल निकालिए, मोड लेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, एल सी आर, तो इसमें एल और सी दोनों है ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स सी माइनस एक्सएल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जेड। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जेड का मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा में क्या हुआ, परिणामी रुकावट, कुल कितना रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी परिपथ में रुकावट उत्पन्न करने का काम कौन करता है, आर भी करता है और एक्स भी करता है। ओके, अब आप ही बताइए इस परिपथ में क्या एक्स का मान 0 है, नहीं 0 है, तो जो भी रुकावट डालेगा सिर्फ आपके लिए आर ही ना डालेगा, तो सिर्फ आर होगा। यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक्सएल होगा। यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक्ससी होगा। तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसमें आर का मान आर रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा आर, क्या आएगा आर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर भी दिया और एक्सएल भी दिया है, तो जब दोनों दिया तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा जेड का मान, यहाँ पर आएगा अंडर रूट r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, यहाँ बात करते हैं आर का मान रखे तो आर, यहाँ आएगा r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ देखिए आर का मान 0 है, तो ये 0 तो सिर्फ और सिर्फ यही ना काम कर रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम में कितना आएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको वैल्यू पुट करें हम क्या आएगा, कुछ पहले फॉर्मूला में दिखे तो क्या दिखे, अंडर रूट r² प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कलांतर। तो कलांतर निकालना है तो प्रतिबाधा आर एक पता है, उससे आप कलांतर आसानी से निकाल सकते हैं, या शक्ति गुणांक पता है तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शक्ति गुणांक निकालते हैं। शक्ति गुणांक निकालने के लिए क्या चाहिए, आर चाहिए जेड चाहिए। देखिए इसमें आर दिया है, देखिए तो आर का मान दिया है आर और जेड का मान दिया है आर, तो आर बटा आर कितना आएगा 1, तो यहाँ आएगा 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए तो आर का मान 0, 0 बटा समथिंग 0 आएगा, ये भी कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ देखिए आर बटा इतना, लिख देंगे यहाँ पर आर बटा अंडर रूट r² प्लस क्या है, यहाँ पर एक्सएल लेते हैं, यहाँ लिख देंगे एक्सएल स्क्वायर। ओके, और यहाँ लिखा है आर, तो यहाँ लिख देंगे आर बट्टा अंडर रूट r² प्लस क्या है एक्स सी, तो यहाँ लिख देंगे एक्स सी का स्क्वायर। और यहाँ देखिए क्या है
आर का मान 0 और 0 बटा समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख देते। और लास्ट में क्या लिखे थे, आर बटा जेड, आर बटा जेड, तो आर का मान आर है तो आर, और जेड का मान क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ओके, तो कभी ऑप्शन में पता है क्या करता है, एक्सी एक्सएल नहीं दिया रहता है, इसका मान पुट करता है, और एक्सी और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता है, एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा कलांतर, कलांतर कैसे निकाल सकते हैं, शक्ति गुणांक पता है तभी आप कलांतर निकाल सकते हैं, कैसे अब बताइए, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला है cos फाई, तो जो पहले का मान दिया है cos फाई बराबर 1, तो cos कितने का मान 1 होता है, कलांतर मान को फाइया निकालना है, तो cos कितने का मान होता है, तो cos कितना का 0 डिग्री का मान होता है, या 0 डिग्री लिखिए या 0 रेडियन लिखिए, दोनों का मतलब क्या हो सेम। ओके, cos कितने का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो आप यहाँ 90 डिग्री लिखिए या 90 रेडियन लिखिए, दोनों का मतलब क्या हो सेम, तो 90 नहीं लिखिए, सॉरी रेडियन होता है π/2, क्या होता है π/2, तो 90 डिग्री लिखिए या π/2 लिखिए, दोनों का मतलब क्या होगा सेम होगा, फिर यहाँ 0 रहेगा होगा 90 डिग्री या π/2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो cos कितना का मान ये होता है, क्या वो पता है, नहीं पता है ना, तब इसे यहाँ पर लिख सकते हैं cos इनवर्स r बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। बट जनरली होता है क्या है ना, ये शक्ति गुणा cos के टर्म में ना देकर tan के टर्म में देता है, किस टर्म में देता है tan दे, अब ये tan के टर्म में दे या cos के टर्म में दे या sin के टर्म में दे या cosec cot किसी की भी चीज के टर्म में दे, अब वो प्रतिबाधा आरेख पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, तो कुछ देर पहले हम ऐसा पढ़े चलो एक आरेख, ये क्या होता है कलांतर n फाई होता है, यहाँ पर होता है r, यहाँ होता है एक्सी माइनस एक्सएल होता है, और ये क्या होता है जेड होता है। अब हमें वो कलांतर निकालना है, फाई निकालना है, तो फाई के मान, तो मान लीजिए हमको टेन फाई का मान पता है, टेन फाई का मान, इसमें टेन फाई का मान कितना होगा, एक्सी माइनस एक्सएल बटा आर, जैसे फाई का मान कितना गया, तो टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बटा आर, ये तो कलांतर का मान है कि नहीं है, तो ऐसे आप कलांतर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली टेन के रूप में देता है टेन, मान ये कॉस के रूप में निकालना है, कोई हम कॉस के रूप में निकालते हैं, कैसे कॉस फाई बराबर आर बटा जेड, तो फाई इक्वल टू कितना आएगा cos इनवर्स आर बटा, सिंपल। साइन के टर्म में निकाल सकते कैसे, तो साइन फाई इक्वल टू पी बटा ए, यानी इतना बटा इतना, तो फाई इक्वल टू साइन इनवर्स, आप किसी भी टर्म में आसानी से निकाल सकते हैं। चलो अब इसको हम फिल करते हैं, किस रूप में, टेन के रूप में, तो बताइए इसको टेन के रूप में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, लंब पर क्या था प्रतिघात था, क्या था प्रतिघात था, तो प्रतिघात बटा प्रतिरोध, इसलिए प्रतिघात कितना दिया एक्सएल, एक्सएल बटा प्रतिरोध कितना दिया आर, अब तो यहाँ पे कितना आएगा टेन इनवर्स एक्स सी बटा आर, एक्स सी बटा आर, अब फिर ये तो बहुत आसान है, 0 है तो 0 है तो कितना आएगा 90 डिग्री है, सिंपल, cos 90 का मान 0 होता है, इसे क्या लिख सकते हैं π/2, क्या लिख सकते हैं π/2। अब लास्ट देखते हैं, तो लास्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स, जो भी कुछ पहले लिखे थे क्या आएगा एक्सी माइनस एक्सएल, तो मोड एक्सी माइनस एक्सएल, अब बटा में क्या आएगा आर, तो आर। ओके, चलिए, तो ये सब, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है चार्ट, इसको किसी भी तरह कंप्लीट कर लेंगे, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व आपके बनने वाले हैं। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी देखें लोग। चलिए अब एक यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिखा गया, ठीक है, इससे पहले यहाँ पर लिखा है रूपांतरण अनुपात, क्या लिखा गया रूपांतरण अनुपात, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में लोग पढ़ोगे लोग, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, या उच्च वोल्टता वाले एसी वोल्टता क्या करता है, निम्न एसी वोल्टता में बदलता है, उच्च वोल्टता वाला प्रतिरोधी धारा क्या करता है निम्न में बदलता है, या निम्न को उच्च बदलता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बदलने का जब काम करता है तो कुछ अनुपात में ही ना बदलता है, वोल्टेज बढ़ाना है 2 गुना बढ़ाएगा 3 गुना बढ़ाएगा, यानी कुछ ना कुछ अनुपात में बढ़ाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे लोग कैसे डिनोट करते हैं कैसे, तो की का फॉर्मूला क्या होता है एनएस बटा एनपी, जहाँ एनएस क्या होता है द्वितीय कुंडली में यानी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, एनपी क्या होता है प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फिर लिखा ईएस बटा ईपी, ईएस बटा ईपी, बट यहाँ देखिए आई रिपीट सेकेंडरी बटा प्राइमरी, सेकेंडरी बटा प्राइमरी, लेकिन जब धारा की बात आती है ना तो उल्टा होता है आईपी बटा ईएस। तो K इक्वल टू क्या गया एनएस बटा एनपी, ईएस बटा ईपी, आईपी बटा आईएस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर सेकेंडरी सेकेंडरी है, बट धारा की किस्म उल्टा है, धारा की किस्म क्या है उल्टा है। ठीक है, अब लिखेगा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अपचाई को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, तो वैसे ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता को बढ़ा दे उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी से अधिक होती है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का मान प्राइमरी से अधिक होता है, परंतु 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 धारा के किस्म उल्टा होता है, सेकेंडरी में धारा का मान कम होता है।
उधर यहाँ पर देखिए क्या दिखा है, इसमें प्राइमरी की संख्या कम होती है, क्योंकि सेकेंडरी में घट रहा है ना, इसलिए घटाने कम करता है। अब चाहे ट्रांसफॉर्मर का स्टेप डाउन कर रहा है, डाउन कब होगा, जब बाद में घट जाए, सेकेंडरी में घट रहा है, ये भी सेकेंडरी में घट रहा है, परंतु धारा केस में उल्टा हुआ है, धारा केस में क्या हुआ, उल्टा हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट ये स्लाइड है शॉर्ट नोट्स का, ध्यान देंगे। तो लिखा गया है तप्त तार एमीटर प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को मापता है। तो तप्त तार एमीटर क्या मापता है, वर्ग माध्य मूल मान को मापता है, इसे क्या बोलते हैं, IRMS को मापता है। और लिखा है तप्त तार वोल्ट मीटर प्रतिवर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल को मापता है। तो एग्जाम में आ गया कि प्रतिवर्ती धारा के वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान को कौन मापता है, तो तप्त तार वोल्ट मीटर। बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी सवाल आया है, तप्त तार एमीटर प्रतिवर्ती धारा क्या मापता है। ऑप्शन नंबर ए शिखर मान, बी औसत मान, सी IRMS मान, डी नॉन। तो क्या बोलते हैं IRMS मान। यहाँ लिखा है बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा गया है कि दिष्ट धारा के लिए न्यू माने क्या, आवृत्ति। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। आवृत्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। अब 0 होने से क्या होता है, यहाँ लिखा गया। तो एक्स सी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है 1/ω से, तो 1/ω हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। अब न्यू का मान है 0, तो पूरा नीचे 0 आएगा। अब 1/0, तो जब बट्टा में 0 आ गया ना, तो ये अपरिभाषित होता है, और इसका मान हम लघुभंग गिना देते हैं, तो लघुभंग व अनंत। लघुभंग क्या होगा, अनंत। तो इसका मान क्या होगा, एक्सी का मान अनंत है, यानी रुकावट का मान अनंत है। तो लिखा गया है अतः संधारित्र दिष्ट धारा के प्रवाह में अनंत रुकावट डालता है। क्या डालता है, अनंत रुकावट। अब रुकावट जब अनंत होगा, धारा प्रवाह होगा, नहीं होगा, तो जिसके कारण दिष्ट धारा संधारित्र से प्रवाहित हुई होती है। ये बात आप पढ़े भी होंगे लोग। संधारित्र का काम क्या है, आवास इकट्ठा करना, परंतु जब इसको इस धारा प्रवाहित नहीं होता। देखिए एसी सोर्स रहता है, एसी स्रोत, तो धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि एसी क्या होता है, दोनों तरफ चलता है, परंतु दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, सिंपल सी बात, कोई चालक माध्यम नहीं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, परंतु इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है ना, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य होता है। और सवाल है कि मान लीजिए जब दिष्ट धारा को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्रतिबाधा का, प्रतिघात का मान कितना होता है। प्रतिघात का मान क्या होता है, अनंत होता है। कितना होता है, ठीक है। चलते रहा। अभी तक क्या हमने देखा, तो अभी तक जितना भी शॉर्ट नोट्स था, सब शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लिए लो। अब इसके बाद हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान, यानी IRMS का बात कर रहा है, इसके शिखर मान के अनुपात क्या होता है। शिखर मान यानी I नोट, तो I नोट फॉर्मूला क्या पड़ा, IRMS बराबर I नोट बाई √2। अब क्या बोला गया है, IRMS का I नोट के साथ अनुपात, तो इसको इधर बटा में भेज दे, IRMS बटा I नोट का मान कितना आएगा, 1/√2। तो लिख दो 1/2। कौन ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। तो पूरे चक्र में 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी परिपथ के प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान ई नोड हो, क्या हो, ई नोड हो, तो वर्ग माध्य मूल यहाँ होगा, मूल वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान निकालना, हमको निकालना है IRMS। क्या निकालना है, IRMS। तो फॉर्मूला क्या होगा, E नोट बाई √2। देखिए दिया E नोट बाई √2, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्ट था 440 वोल्ट। शिखर वोल्ट था, यानी V नोट का मान दिया 440 वोल्ट। यही 440 वोल्ट का बात होता है, ठीक है। यानी जब हम लोग घर में वोल्टेज आता है ना, सब नहीं बोलते हैं कि हमारे घर में प्रतिवर्ती धारा किस वोल्टेज पर आती है, 220 वोल्ट। जो 220 वोल्ट होता है, क्या होता है, ये VRMS का मान होता है। क्या होता है, VRMS का मान होता है। उसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो अधिक ही होगा, RMS तो अधिक ही होगा। चलिए, तो खैर उसका मतलब नहीं है, लिखा है V नोट का मान लिखा है 440 वोल्ट, किसने बोला शिखर वोल्ट है। आभासी वोल्ट था, क्या हुआ, आभासी मान क्या हुआ, VRMS का मान किया होगा, सिंपल। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होगा, V नोट बाई √2। V नोट का मान कितना है, 440/√2। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हर परिमेय कर दे, ऊपर भी नीचे भी √2 गुणा कर, ऊपर भी √2 गुणा कर। तो नीचे कितना है, √2 ऊपर कितना है 440 √2, कटाइए यहाँ पर, तो 2 दूना 4, 220। तो 220 √2 कहीं दिया, देखिए तो 220 √2 कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा मतलब क्या हुआ, RMS धारा। RMS का फॉर्मूला क्या होता है, शिखर धारा बटा √2, कहीं दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी देता, सी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान, प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान यानी I नोट, वर्ग औसत वर्ग मान यानी IRMS का अनुपात क्या था। अब इसमें I नोट और IRMS का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो यानी आपको इसमें निकालना है I नोट बटा IRMS इक्वल टू 1। तो सिंपल उपाय है, आप इसका फॉर्मूला लिखकर निकाल सकते हैं या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, I नोट है तो I नोट, IRMS का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, I नोट बाई √2, I नोट बाई √2।
ये और ये कैंसिल ऊपर आएगा तो ऊपर कितना गया √2 आ गया, तो √2 को ही दिया देखिए। ऑप्शन नंबर बी तो बीटी कर। एक तरीके हुआ, एक तरीका और है क्या, तो सीधे आपको जो दोनों में संबंध पता है वो संबंध लिखिए। तो संबंध हमने क्या पढ़ा, IRMS बराबर I0/2। अब क्वेश्चन में ये पूछा क्या है, तो क्वेश्चन बोला शिखर मान और वर्ग औसत मूल मान का अनुपात। शिखर मान बोलते शिखर मान रखते हैं, इसको उठा के इधर लेंगे तो लिखेंगे IRMS, इसको हम इधर भेज देंगे तो गया √2। अब जैसे चाहे उसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 7 नंबर, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100πt। विद्युत धारा की आवृत्ति निकालना। आवृत्ति मान क्या, हमको न्यू का मान निकालना। अब न्यू का मान कब निकाल पाएंगे, जब ओमेगा का मान पता। देखिए इसमें ओमेगा का मान दिया है, तो हम लोग पढ़े लोग फॉर्मूला I बराबर I0 sin ओमेगा टी। यदि इस समीकरण से इसकी तुलना करें तो I0 का मान 0.6 मिलेगा, और यहाँ टी, तो टी के बगल में है ओमेगा, तो टी के बगल में क्या है 100 पाई। क्या है, तो यहाँ पर साइन और टी के बीच वाला ही ना ओमेगा है, तो यहाँ साइन और टी के बीच में क्या है 100 पाई। इसका मान क्या, ओमेगा का मान दिया 100 पाई, तो ओमेगा का मान दिया 100 पाई, आपको निकालना है न्यू का मान। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा/2 पाई। ओमेगा का मान कितना दिया है 100 पाई, अब बटा में 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 100/2 कितना आएगा 50, तो 50 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर बी में तो बीटी करेंगे, ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, आई एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया है, धारा के मूल माध्य वर्ग मान। मूल माध्य वर्ग मान क्या हुआ, आपको इसमें निकालना है IRMS का मान। किसका मान निकालना है, IRMS का मान, ओके। अब देखिए IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, I0/2। अब ये सवाल तभी बनेगा आपको I0 का मान पता है, इसमें कोई I0 का मान दिया है, तो हम जानते हैं I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी, यानी ये वाला मान क्या होता है I0, क्या होता है I0 का मान कितना दिया 60, यानी देखिए 60, तो 60/2 √2। इसे सॉल्व करना है, देखो दिया 60/2, ऑप्शन ए दिया तो 80 करेंगे। क्या ठीक करेंगे, हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसा ना देकर कैसा दे, तो उसके लिए हमको हर परिमेय क्या करना होगा, हर परिमेय। कितना आ गया 60 √2/√2 2, तो 30 √2, हो सकता है वो 30 √2 भी मिल सकता है, ओके। तो ऑप्शन ए से भी मिल सकता है, ए से भी मिल सकता है, ध्यान रखिए आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो या प्रतिरोध हो, तीनों का सही मात्रक क्या था, ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 80, ओके। केवल धारिता युक्त, यानी सिर्फ सी परिपथ, किसका बात कर रहे हैं बाबू, सी परिपथ का बात कर रहे हैं। तो धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है, कालांतर का मान कितना होता है बाबू 90 डिग्री। देन ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बीटी करेंगे, क्या करेंगे, ओके। अब इसको चार्ट में देखे थे, अब इसका मान निकाल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी जेड का मान पूछा है, तो इसमें एल भी है, तो एल माने क्या होगा एक्सएल होगा, आर माने आर होगा, रिजल्टेंट निकालना तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर √2 होगा, तो यही होगा प्रतिबाधा जेड। तो कभी ऑप्शन में दिया देखिए, अच्छा एक्सएल नहीं दिया, तो अब देखिए एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है आर स्क्वायर और √2 है, √2 किस ऑप्शन में ऐसा दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में तो dt करेंगे, डी करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो, प्रेरकत्व L हो, तो tan phi बराबर क्या होगा। चलिए सिंपल है, तो tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रतिघात बटा प्रतिरोध। प्रतिघात इसमें क्या दिया L दिया है, तो L के लिए क्या होगा ओमेगा L होगा, अब बटा में प्रतिरोध नहीं R, तो ओमेगा L/R को ही दिया, ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया प्रतिवर्ती धारा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में आरोपित वोल्टेज एवं धारा के बीच कालांतर क्या होता है फाई। तो कुछ देर पहले tan phi का फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए इसमें XL - XC लिखे थे, XC - XL लिखे बात है, तो हम पढ़े चलो प्रतिघात बटा प्रतिरोध, तो बटा में तो R रहेगा, तो तो ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दो में कौन होगा, ठीक है, दोनों प्लस में होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, मैंने ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। प्रतिवर्ती धारा क्या मापता है, वर्ग माध्यम मूल मान होता है, तो मूल औसत वर्ग धारा ये बोल सकते हैं जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सी। चलते वाले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम हो। अब धारा का शिखर महत्तम कब होता है, अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1/√LC, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सिटी करो, ओके। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये चीज आप लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पढ़ा था, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डायनेमो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायनेमो को जनित्र भी बोलते हैं, कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर क्या होगी तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे बीटी करेंगे, ओके। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई माने क्या होगा स्टेप अप, अप करने वाली बात कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान, अब ध्यान दीजिए,
स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में क्या होता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है, फेरों की संख्या बढ़ता है, परंतु धारा का मान बढ़ता है। इन धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन दिया बराबर, बी दिया अधिक, सी दिया कम, तो सी क्या ठीक करेंगे, सी ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो इसका काम है डाउन, डाउन माने घटना। इसमें क्या घटता है, फेरों की संख्या कम होता है, वोल्टता कम होता है। ओके, चेक करते हैं, दिखा दिया। ऑप्शन दिया धारा, ऑप्शन बी दिया शक्ति, ऑप्शन सी दिया आवृत्ति, डी दिया वोल्टेज। तो क्या कम होता है, वोल्टेज कम होता है। ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, डी। धारा तो बढ़ता है ना, शक्ति तो बराबर होता है, क्यों पढ़े थे आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दोनों फेरों में शक्ति व्यय क्या होता है, सेम होता है, मान दोनों कुंडली में शक्ति व्यय क्या होता है, सेम होता है। जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है। आवृत्ति तो सेम रहेगा, परंतु वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए चलता अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, अब ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है, तो हम लोग पढ़े थे भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा से वो कम करके लिखा जाता है ट्रांसफार्मर परतदार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी करेंगे। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा की वोल्टेज मापा जाता है। तो प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज कैसे मापा जाता है, तो तप्त तार वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन दिया बी हो, मापे बी दिया है, ऑप्शन बी टिक क्या टिक करेंगे, बी। बी में दिया तप्त तार वोल्ट मीटर के परिवर्तन द्वारा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किसी ऊंचाई, ऊंचाई मान स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, लपेट है, यानी फेरों की संख्या कितना है, N1 N2 है। तो प्राइमरी में कितना है, N1, सेकेंडरी में है N2। तो यदि स्टेप ऑफ है तो N2 का मान अधिक होगा, स्टेप डाउन है तो N2 का मान कम होगा। तो ऊंचाई यानी N2 का मान अधिक होगा। तो किस ऑप्शन में अधिक है, ऑप्शन ए में N1 अधिक है, गलत। बी में N2 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी ये वाला प्रतिवर्ती धारा स्रोत है। तो स्रोत का वोल्टेज 220 वोल्ट। तो हम लोग जनरली जब वोल्टेज की बात करते हैं 220 वोल्ट, तो क्या होता है, वी आरएमएस का मान होता है। ओके, प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ने पर प्रवाहित धारा का आरएमएस मान क्या होता है। सवाल में क्या दिया, आर, तो आर का मान दिया 100 ओम, फिर क्या दिया 220 वोल्ट। 220 वोल्ट किसका मान होता है, वी आरएमएस का मान होता है, वी आरएमएस का मान। तो बोला है आई आरएमएस ज्ञात करें, यानी आई आरएमएस इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम के नियम में, आई बराबर वी बटा आर। यदि हम यहाँ पर नोट लेंगे तो यहाँ नोट लेंगे, शिखर मान तो शिखर मान। यदि हम यहाँ पर आरएमएस लेंगे तो यहाँ भी क्या लेंगे, आरएमएस लेंगे। ओके, अब देखिए हमको निकालना आई आरएमएस, तो वी आरएमएस का मान कितना दिया है 220, आर का मान कितना दिया है 100, तो 100 ये कैंसिल होगा। 22 बटा 10 कितना है 2.2, दिया गया 2.2 धारा का मात्रा एम्पियर। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे, ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी का है, वहाँ पर मिली एम्पियर लिखा है, इसलिए डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी एलसीआर प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है। अब देखिए अनुनाद की अवस्था में क्या होता है, तो हमने पढ़ा है अनुनाद की अवस्था में जेड का बराबर, जेड बराबर आर होता है, जेड बराबर क्या होता है, आर होता है। अब बोला है शक्ति गुणक, तो शक्ति गुणक निकाला, यदि आपको डायरेक्टली पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बताइए, एक मिनट, क्या निकालना है, कालांतर निकालना है। तो हम शक्ति गुणक पढ़े लोग cos फाई, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बटा आर, क्या होता है, सॉरी आर बटा जेड, क्या होता है आर बटा जेड। तो लिख देंगे आर बटा जेड, निकाल दिए आर बटा जेड। चलिए अब देखिए cos फाई का मान आ गया आर बटा जेड। अब देखिए आर और जेड बराबर देखो कितना है, एक cos कितने का मानिक होता है, तो हम जानते हैं cos कितने का मानिक होता है, cos 0 डिग्री का मानिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टू सी। क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है। तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला था cos फाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक इक्वल टू आर बटा जेड। इसमें आर बटा नहीं दिया खत्म, आर बटा नहीं दिया खत्म, आर बटा नहीं, इसमें आर दिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि और कहीं आर दिया तो तब ना सोचना पड़ता है। जैसे भी एल आर परिपथ का जेड का मान ये होता है, दिया गया आर बटा जेड, जो हम लोग क्या बोलते हैं चार्ट बनाए थे उसमें देखे थे लोग। यहाँ सवाल दिया यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी और पीए, यथार्थ माने क्या हुआ, वास्तविक, वास्तविक शक्ति ये है और आभासी शक्ति क्या है, पीए, क्या है, पीए है। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, आप लोग शक्ति गुणांक की परिभाषा पढ़ेंगे लोग कि किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति व्यय और आभासी शक्ति व्यय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। सॉल्व करने में क्या आता है, तो cos फाई आता है। तो चलिए ये क्या हो, ये वाला तो क्या होता है, आभासी वास्तविक शक्ति व्यय, तो वास्तविक शक्ति व्यय कौन है, पीटी है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, यानी पीटी बटा पीए, पीटी बटा पीए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा। सबसे आवृत्ति में क्या होगा, वो चीज कितना बार प्राप्त होता है। मान हम बोले 1 सेकंड में कोई चीज 5 चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति कितना है,
5 हर्ट्ज, हर्ट्ज माने क्या होगा 5 चक्र प्रति सेकंड, 5 चक्र प्रति सेकंड आप लोग पढ़े होंगे लोग, प्रतिवर्ती धारा ग्राफ ऐसा होता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक एक चक्र हुआ, कितना हुआ एक चक्र, और एक चक्र में कितना बार वैल्यू जीरो हुआ, यहाँ पर भी तो जीरो हो रहा है, जीरो नहीं हुआ, देखिए तो 1 2 कितना बार होता है 2 बार, कितना बार होता है 2 बार, तो एक चक्कर में 2 बार होता है, कितना बार होता है 2 बार वैल्यू जीरो होता है। अब बताइए एक चक्र में जब 2 बार वैल्यू जीरो होगा, यानी जीरो होने की आवृत्ति कितना होगा, उसके चक्र के 2 गुना होगा, चक्र कितना गुना होगा 2 गुना होगा, तो 50 हर्ट्ज माने क्या हुआ 50 चक्र पर सेकंड, तो एक सेकंड में 50 चक्र, और एक चक्र में 2 बार जीरो पर जा रहा है, कितना बार जीरो पर जा रहा है 2 बार जीरो पर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका 2 गुना होगा जीरो, तो यानी क्या होगा 50 गुना 100, यानी ऑप्शन में क्या होगा सी, सीटी करेंगे, क्या करेंगे सीटी करेंगे। ओके, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, केवल प्रेरक में होता है, तो प्रेरक में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, प्रेरक में कलांतर होता है 90 डिग्री, cos 90 का मान जीरो तो खत्म, संधारित्र में नहीं होता है, इसमें भी कलांतर होता है 90, cos 90 का मान जीरो, इसमें जीरो होता है, कलांतर जीरो होता है, तो cos जीरो का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा बी, तो बी। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल का मान दिया है इतना, सी का मान दिया इतना, आर का मान दिया इतना, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति निकाले। ओके, यानी हमको निकालना है न्यू आर, क्या निकालना है न्यू आर का मान निकालना है, इसे फॉर्मूला क्या था 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी। अब देखिए 1/2 पाई है तो 2 पाई अंडर रूट एल, क्या इसको एल का मान दिया है 8, यहाँ लिख देंगे 8, इसमें सी का मान दिया है, तो सी का मान 0.5 माइक्रो फराइड, तो माइक्रो तो हटाना पड़ेगा ना, ऐसा ही मतलब फराइड है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 का पावर -6, क्योंकि माइक्रो मान कितना होता है -6 होता है, क्या होता है -6, तो सॉल्व करते कितना है यहाँ पर 1/2 पाई अंडर रूट 8 × 40, यानी 40 पॉइंट है तो पॉइंट देंगे तो 4.0 गुणा 10 का पावर -6, तो कितना है यहाँ पर 1/2 पाई, 4 का वर्गमूल लगे 2, तो 2 बाहर आ गया, और 10 का पावर -6 तो 10 का पावर -3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का पावर -3, अभी -3 ऊपर है तो ऊपर आ गया तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ऊपर 10 का पावर 3 यानी 1000, अब बटा में कितना है तो 2 दूना 4 पाई, तो 4 पाई, तो कितना है 25 चौका 100, यानी 25 है 0 0, यानी 250, कितना आएगा 250, अब बट्टा में क्या है पाई, तो लिख देंगे पाई, तो 250 बटा पाई कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी, क्या करेंगे सिटी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 1 माइक्रोफैराड के एक आवेशित संधारित्र 10 मिली हेनरी के आदर्श प्रेरित्र के बीच जोड़ा जाए तो आवेश के आवृत्ति दोलन की कोणीय आवृत्ति क्या होगी। अब आवृत्ति दोलन का बात क्या है ना, तो यहाँ भी कोणीय आवृत्ति ऊपर मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ऐसे कोणीय आवृत्ति ही ना पूछा है, तो कोणीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, आवृत्ति बोलता तब ना न्यू निकालते हैं 1/2 पाई √LC, बट कोणीय आवृत्ति बोला है, अब 1/L, अब इसमें एल का मान कर दिया, एल का मान, तो एल का मान दिया है 10 मिली हेनरी, ये एल का मान है, तो 10 से तो 10 मिली माने क्या होता है 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 इंटू सी का मान कर दिया है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड में 10 का पावर -6 फैराड, इसी को सॉल्व करने दें सर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 बटा है बटा, यहाँ 10 का पावर 1 है, अब देखिए पर 1 -3 -2 अब -2 -6 -8 अंडर रूट 10 का पावर -8, लिख सकते हैं 1/10 का पावर -4, रूट हो जाएगा तो 10 में -4 आएगा, ये माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा 10 का पावर 4, कितना है 10 का पावर 4, कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी, क्या करेंगे सिटी करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल E = E0 sin ω में शिखर मान 10 वोल्ट। ओके, शिखर मान माने किसका मान दिया है E0 का मान दिया है 10 वोल्ट, ध्यान दें 50 हर्ट्ज, ये क्या है आवृत्ति, यानी न्यू का मान दिया है 50 हर्ट्ज, तो T = 1/6 सेकेंड, 1/600 सेकेंड पर तात्कालिक विद्युत वाहक बल यानी हमको E का मान निकालना था, E का फॉर्मूला क्या है E0 sin ω। अब देखिए E0 का मान कितना दिया है, तो E0 का मान दिया है 10, तो 10 साइन है साइन, ओमेगा का मान इसमें दिया नहीं दिया, तो ओमेगा का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो हम लोग पढ़े लोग न्यू बराबर ω/2 पाई, ω/2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई ओमेगा आएगा, तो 2 पाई न्यू आएगा, तो जहाँ ओमेगा लिख देंगे 2 पाई न्यू, और यहाँ टी है तो अब देखिए 10 है तो 10 साइन है साइन 2 पाई न्यू का वैल्यू कितना दिया है 50, तो 50 और टी का मान दिया 1/600, तो 1/600 सॉल्व करते हैं 1 0 1 0। ओके, चलिए 5 दूना 10, तो 10 से 0 उड़ जाएगा, तो कितना आएगा π/6, तो यहाँ आएगा 10 साइन π/6, 10 साइन π/6। अब देखिए 10 से तो 10 साइन π/6 यानी π/6 माने 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 ये आगे कितना 5, यानी आगे 5, और ये क्या है E यानी वोल्ट, तो 5 वोल्ट को ही दे देंगे, तो
ऑप्शन नंबर सी में दिया था सी, क्या करेंगे सी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है किसी ऐसी परिपथ में एल बराबर पाई इनवर्स, अच्छा लिखो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी ऐसी परिपथ में एल का मान दिया पाई इनवर्स, एल बराबर पाई इनवर्स, आर का मान दिया 300 ओम, तो 300 ओम, इसका ऐसा ही मात्रा लिखा है हेनरी, ठीक है। फिर लिखा है इसके पास से 200 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति यानी न्यू का मान दिया 200 हर्ट्ज, तो बोला वोल्टेज एवं धारा के बीच कलांतर, क्या निकलना है कलांतर, तो कलांतर यानी फाई, फाई का फॉर्मूला फाई का मान निकल। ओके, तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, तो 10 फाई बराबर हमने पढ़ा था x बटा जेड, एक्स बटा जेड, तो जहाँ x, अब तो इसमें x क्या होगा x, तो इसमें सिर्फ l दिया था, लिख देंगे एक्स एल बटा जेड, लिख देंगे यहाँ पर एक्स एल बटा जेड। अब बताइए कि इसमें कहीं जेड का मान दिया है, नहीं दिया ना, तो जेड का मान क्या होगा निकालना होगा। एक मिनट, यहाँ पर आर होता है, क्या होता है आर, तो क्या लिखेंगे अब एक्सएल बटा आर, इसमें देखिए आर का मान दिया है 300, तो लिख देंगे 300, एक्सएल का मान दिया इसमें नहीं दिया, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा इंटू एल, अब जानेंगे कैसे, कहीं ओमेगा का मान दिया, ओमेगा का मान नहीं दिया है, ओमेगा को हम निकाल सकते हैं 2 पाई न्यू एल है तो एल बटा में 300 है तो 300, इसी को सॉल्व करें तो क्या होगा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2, पाई है पाई, न्यू का मान कितना दिया है, न्यू का मान 200, तो लिख देंगे इंटू 200 इंटू एल का मान कितना दिया, एल का मान पाई इनवर्स, तक पाई इनवर्स, अब बटा में कितना दिया है 300, तो लिख देंगे 300, सॉल्व कीजिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, पाई से पाई इनवर्स कैंसिल, तो 2 दूना 4 बटा 3, कितना गया 4 बटा 3, तो किसका मान आ गया 10 फाई का मान 4 बटा 3, तो फाई का मान कितना है 10 इनवर्स 4 बटा 3 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया था, क्या टिक करेंगे ए टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, तो वाटहीन घटक माने क्या हुआ कार्यहीन घटक, तो कार्यहीन घटक क्या था आई आर में साइन फाई था, तो कहीं दिया है साइन फाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया था बी, क्या टिक करेंगे बी टिक करेंगे। और कार्यकारी यानी कार्यकारी धारा क्या था, तो था आई कोस फाई, क्या था आई आर एम एस कोस फाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डीसी स्रोत की आवृत्ति कितनी होती है, बता दें डीसी स्रोत की आवृत्ति होती है शून्य, कितनी होती है शून्य, आपको मिला भी था शॉर्ट नोट्स में, डीसी स्रोत की आवृत्ति कितनी होती है शून्य होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों शून्य होता है पता है आपको, आवृत्ति माने क्या होगा कितना बार चेंज करता है दिशा, तो क्या डीसी स्रोत कभी अपना दिशा चेंज करता नहीं, करता नहीं, एक भी बार चेंज नहीं करता है, इसलिए क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा शून्य होगा। क्वेश्चन दिया है दो प्रेरकत्व L1 तथा L2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनसे एक प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित होती है। ओके, यदि I1 और I2 क्रमशः L1 और L2 से किसी नियत समय पर प्रवाहित हो रही हो तो धारा I1 बटा I2 का मान क्या होगा, सवाल सुनिए। इसमें क्या दिया है, दो को प्रेरक दिया है, ये मान लेते हैं L1 है और ये क्या है L2 है, किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम, ये L2 प्रत्यवर्ती धारा इसमें मान लीजिए I आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा है I1, यहाँ पर क्या रहा है I2। ओके, इतना दिया है तो बोल रहा है इसमें I1 बटा I2 में क्या निकालना है, I1 बटा I2 का मान निकालना है। अब आप बताइए जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो क्या होगा, इसके सिरों के बीच जो कार्यरत विभवांतर होगा, विभवांतर का मान बराबर होगा, विभवांतर का मान क्या होगा बराबर होगा, तो जो विभवांतर L1 में होगा वही विभवांतर L2 में होगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं V1 बराबर V1 बराबर V2, अब V का फॉर्मूला क्या था IR, क्या होता है IR, तो यहाँ होगा I1 और R, तो इसमें प्रतिरोध क्या काम करता है, R नहीं काम करता, X काम करता है, X, चलिए देखिए XL ये 1 है, तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1, और यह क्या होगा I2, इसका चलिए I2 इसे क्या लिखेंगे, इसका प्रतिरोध क्या लिखेंगे XL2, क्या लिखेंगे यहाँ पर XL2। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको क्या निकलना है इसमें I1 बाई I2, तो इसको यहाँ पर लेते हैं, अब यहाँ पर I1 बटा I2 का मान क्या आएगा, तो इस I2 का मान यहाँ पर आ गया, तो XL का मान यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा XL2 बटा XL1। अब बताइए XL2 का मान क्या होगा, तो इसका क्या बोलते हैं प्रतिघात क्या होगा, तो इसका प्रतिघात क्या होगा L2 का, तो हम लोग पढ़े लो L ओमेगा, क्या पढ़े लो L ओमेगा, तो क्या होगा L2 ओमेगा। ओके, और इसका क्या होगा, इसका होगा L1 ओमेगा, L1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल कितना आ गया L2 बटा L1, तो ही दिया है L2 बटा L1, ओमेगा क्यों सेम होगा, एक ही ना प्रतिवर्ती धारा यहाँ पर, तो ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, तो L2 बटा L1 को ही जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था, क्या टिक करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए
आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर और आर सी का विमीय सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसको निकालना चाहिए। हमको निकालना है एल बटा आर का क्या निकालना है? विमीय सूत्र। फिर निकालना है आर इंटू सी का। तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें आपको एल दिया हो और प्रतिरोध भी दिया हो। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे लोग, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। क्या पढ़े लोग? ओमेगा एल। अब बताइए इसका सही मात्रक क्या होता है? इसका भी सही मात्रक ओम, प्रतिरोध का भी सही मात्रक ओम। तो जब हम विमीय सूत्र की बात करें तो क्या इसको हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमको विमीय सूत्र निकालना है। ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा तो ओमेगा होता है न्यू। एक्चुअली ओमेगा क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू न्यू, 2 पाई इंटू न्यू। और ये क्या है? एल है, तो एल। हमें किसका निकालना है? एल बटा आर। तो आर को इधर भेज, आर को इधर, तो कितना होगा? एल बटा आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 पाई न्यू। 2 पाई का तो मात्रक होता नहीं, तो खाली न्यू का होता है। न्यू का क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ऊपर है तो सेकेंड, ऊपर है तो क्या? ऐसे ऐसे बताइए। 1 बटा न्यू क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी। टी माने आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब क्या? समय। तो सिर्फ समय होगा। तो एल बटा आर का विमीय सूत्र क्या होगा? समय। समय यानी टी। क्या होगा? टी, यानी सिर्फ टी होगा। अब हम बात करते हैं आर से। किसी बात करते हैं आर से। तो सी वाला पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? तो एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा। तो किसका समान काम करे? आर यानी प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध आर इक्वल कर सकते हैं 1/c ओमेगा। हम किसका मान निकालना है? आर सी। तो सीधा मल्टीप्लाई करा दे। तो आर सी किसकी इक्विवेलेंट आएगा? 1/ओमेगा। अब 1/ओमेगा अभी निकाला, चलो कितना आया था? 1 मिनट। 1/ओमेगा निकालना होगा। इस ओमेगा को हम निकाल सकते हैं 1/2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू। तो अब न्यू का क्या होता है? न्यू का 1/न्यू क्या होता है? टी। तो टी यानी ये भी क्या आएगा? ये भी सेम आएगा। यहाँ पर था ना, कहाँ गया? 1 मिनट में एल बटा आर, यहाँ बटा में न्यू आएगा। सही सही, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्या गया? ये भी कितना आ रहा है? ये भी टी आ रहा है, ये भी टी होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? आर सी का भी विमीय सूत्र टी होगा, एल बाई आर का भी टी होगा। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें एल भी दिया है गलत, इसमें M0 L0 टी दिया है, तो टी वाला सही है, इसमें T0 दिया है गलत। यहाँ दिया है M0 L0 टी, ये 1, अच्छा 1 पावर 1 से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, अच्छा हाँ, कॉमन में 1 है, इसका विमीय सूत्र कुछ नहीं है, कोई विमीय सूत्र नहीं गलत है। डी दिया है M0 L0 टी, M0 L0 टी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या टिक करेंगे? ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रतिवर्ती परिपथ में I बराबर इतना दिया है, V बराबर इतना दिया है, परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा? शक्ति निकालना। अब बताइए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? VI। VI तो V का मान इसमें कितना दिया है? V का मान दिया है 200 साइन ओमेगा टी। ओके, 200 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर क्या दिया है? एक मिनट, एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है? शक्ति हानि निकालना है ना, शक्ति हानि। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस शक्ति पढ़े लो, P बराबर VI इंटू VRMS इंटू IRMS कॉस फाइव। इधर से फाइव का मान निकालते कम हो जाएगा, ताकि हम फाइव निकालते, क्या निकालते? फाइव वन निकालना। अब बताइए I का मान दिया 500 कॉस ओमेगा टी और V का मान दिया साइन ओमेगा टी। अब बताइए V का मान दिया साइन ओमेगा टी, तो V के सापेक्ष में I का कलांतर कैसे देखिए? तो यहाँ साइन है ना, तो यहाँ भी साइन हो जाएगा। क्या मुझे साइन, तो इस कॉस को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो दोनों के बीच कितना कलांतर होगा? π/2 यानी 90 डिग्री कलांतर होगा। तो जब कलांतर 90 डिग्री, तो शक्ति गुणक यानी cos फाई का मान कितना है? cos ओमेगा का मान 0। जब शक्ति गुणक 0 तो शक्ति हानि भी 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो डी। क्या डी करेंगे? डी। ओके, तो सबसे पहले काम क्या किया लो? इन दोनों में कलांतर क्या निकाले लो? कलांतर। कलांतर किससे निकाले? तो साइन था तो इसको भी साइन में बदलिए, cos है तो इसको भी cos में बदलिए। तो साइन को cos में ले जाए, cos को साइन में बदलिए, कितना का अंतर आएगा? π/2 का अंतर आएगा। तो कलांतर कितना होगा? π/2 होगा। आप इसी से चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट के 2 सवाल है, ध्यान से देखिए। कहती है तो बोल रहा है केवल प्रेरकत्व जो प्रतिवर्ती धारा में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर कितना होता है? सिर्फ प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व में क्या हुआ? सिर्फ एल परिपथ है, तो एल परिपथ में कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन वगैरह टिक करेंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध लगा है, धारा तथा विभव के बीच कलांतर कितना होता है? तो प्रतिरोध वाला में 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? प्रतिवर्ती धारा से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था उस सभी कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाए हैं लोग, साथ ही साथ 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लोग। अगले क्लास में हम सभी बिहार बोर्ड द्वारा जितने भी PYQ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।